यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मुझे लगता है ये प्रॉवर्ब भारत को देख के लिखी गई है, क्योंकि ये भारत के इतिहास के हर फेज में सूट करती है। फिर चाहे वो मध्ययुगीन भारत का इतिहास हो, ब्रिटिश राज हो, या फिर आज के पॉलिटिकल सिनारियोस। इतिहास में ऐसे कितने भी इंसिडेंसेस क्यों ना हो चुके हो, हम यूनिटी का लेसन कभी नहीं सीखते। भारत के रोमांचक इतिहास में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब पता चलता है पास्ट में कई सारे ऐसे एपिसोड्स हो चुके हैं जहां अगर हम यूनिटी दिखाते तो शायद स्कूल में हम इतिहास के कुछ अलग ही चैप्टर्स पढ़ रहे होते। अ जर्नी फ्रॉम भारत टू इंडिया इस सीरीज के दूसरे चैप्टर में हम लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ कहानियां। अ चैप्टर दैट कैन मेक यू पॉन्डर अपॉन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ किंगडम्स एंड वॉर्स। इस पॉइंट पर अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब जानने से क्या होगा, या फिर ये सब नहीं भी पता चला तो क्या, इसका जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो के एंड में, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, इस सीरीज को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे भारत का गोल्डन एज भारत को चारों दिशाओं से फ्लरिश कर रहा था। गुप्त साम्राज्य के समय भारत का गोल्डन एरा उसके पीक पर था। भारत वॉज लिटरली स्विमिंग इन वेल्थ। तो जिस घर के तिजोरी में भारी भरकम सोना हो और पैसा हो, उस पर लुटेरों की नजर तो होगी ही, राइट? क्योंकि भारत पर जिस नंबर में इन्वेजन्स हुए हैं ये यही कहानी बताता है। 10th सेंचुरी के बाद तो मानो भारत बाहरी इन्वेडर्स के लिए एक आसान सा टारगेट बन गया था। हाउ डिड इट हैपन? क्या हमारे पास वीर योद्धाओं की कमी थी? बिल्कुल नहीं। क्या हमारी मिलिट्री कमजोर थी? कभी नहीं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आखिर वो कौन से रीजंस थे जो भारत इन्वेजन्स के लिए प्रोन बन गया। आखिर वो कौन से रीजंस थे जो भारत हर आउटसाइडर के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन गया। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 की। सिर्फ प्राचीन भारत में ही नहीं, हमने रामायण महाभारत में भी यही देखा है कि जैसे राज्य का विस्तार करना, नई नई जगहों पर सत्ता प्रस्थापित करना, ये किसी भी राजा के लिए बहुत ही बेसिक था, क्योंकि हर किसी को चक्रवर्ती सम्राट बनना होता है। इसलिए युद्ध, वॉर्स, इट वाज लाइक अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। लेकिन जब ये गेम ऑफ थ्रोन्स आपको सत्ता की लालसा में इतना अंधा बना देता है कि आप अपने राजा होने के कर्तव्य तक भूल जाते हो, then the nation has to pay a huge cost for it। अब इतिहास 1-2 दिनों में तो नहीं बनता, इसके पीछे कभी कभी कुछ सेंचुरीज लग जाती है। So what were those geopolitical reasons? और भारत इन्वेजन्स के लिए प्रोन कैसे बनता चला गया, ये देखते हैं 3 पार्ट्स में। इस कहानी की शुरुआत होती है गुप्त एम्पायर के अंत से। गुप्त काल में पूरा भारत एक सेंट्रलाइज पावर के नीचे सुरक्षित था, लेकिन 6th सेंचुरी में जब गुप्त एम्पायर का फॉल हुआ तब भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए। इसके बाद 7th सेंचुरी की शुरुआत में एम्परर हर्षवर्धन ने एक बार फिर से नॉर्थ इंडिया को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कनौज को अपना कैपिटल बनाया। राजा हर्षवर्धन एक अच्छे राजा साबित हुए, लेकिन 647 CE में उनकी मौत के बाद एक बड़ा डिजास्टर हुआ। उनके बाद उनकी जगह लेने के लिए कोई वारिस नहीं था। रिजल्ट, कनौज का वो सिंहासन अचानक से खाली हो गया। यहाँ से शुरू हुआ इंडियन हिस्ट्री का सबसे लंबा म्यूजिकल चेयर का खेल। 3 सुपर पावर्स, वेस्ट से गुर्जर प्रतिहार, ईस्ट से पाल और साउथ से राष्ट्रकूट, कनौज के उस सिंहासन के लिए आपस में भिड़ गए। और ये लड़ाई कोई 2-4 साल नहीं चली, ये ऑलमोस्ट 200 साल तक चली। 200 साल, आई मीन 2 सेंचुरीज तक भारत के 3 सबसे बड़े एम्पायर्स अपनी पूरी दौलत, आर्मी और एनर्जी सिर्फ एक शहर कनौज, उसको जीतने में बर्बाद करते रहे। इस एंडलेस वॉर ने इन तीनों डायनेस्टीज को अंदर से खोखला कर दिया। ये लोग आपस में ही लड़ने में और अपने रिसोर्सेज खत्म करने में इतने बिजी थे, तो बाहर से आने वाले खतरे पर ध्यान किसका ही जाएगा। अब आते हैं 9th और 10th सेंचुरी में। कनौज के जंग के बाद जब ये तीनों बड़े एम्पायर्स खत्म हुए, तब नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में उदय हुआ राजपूत क्लैंस का, जैसे मालवा के परमार, बुंदेलखंड के चंडेल, गुजरात के सोलंकी और अजमेर के चौहान। एंड एज दे से, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एवरी टाइम। यहाँ आपको पैराडॉक्स का एक जबरदस्त एग्जांपल देखने मिलता है। तो ये राजपूत पावरफुल थे, इनके पास मजबूत और सिक्योर फोर्स थे, इनके पास तगड़ी मिलिट्री थी। तो जब ऐसे 4 राजपूत क्लैंस एग्जिस्ट कर रहे हो तो इन्हें क्या करना चाहिए? आपस में युद्ध, करेक्ट? Because as I have said in my earlier videos too, पूरे भारत पर राज करने की महत्वाकांक्षा से कोई नहीं बच पाया है, और फिर इनका एक्सट्रीम ईगो भी तो था। So despite being the same राजपूत, इनके बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए। राजा भोज गुजरात के सोलंकी से लड़ रहे थे, तो चौहान तोमर राजाओं से उलझे हुए थे। सो इफ वी लुक एट द साउथ, यहाँ हमें जियोग्राफिकल बेनिफिट मिल जाता है ड्यू टू द इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बाउंड्रीज कुछ हद तक सिक्योर्ड है। इसके बावजूद भी साउथ के चोला डायनेस्टी के राजा वन ने अपने नेवल बेसिस को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा था। दे वर यूज्ड फॉर ट्रेड्स विद श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड मलेशिया।
बट दे ऑल्सो मेड श्योर कि वहां से कोई हमला ना कर पाए। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये सिचुएशन नहीं थी। राजपूत क्लैंस के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का सबसे डेंजरस असर हुआ हमारी एक्सटर्नल बाउंड्रीज पर, स्पेशली द नॉर्थ वेस्ट बाउंड्रीज। सदियों से भारत का नॉर्थ वेस्टर्न गेट यानी आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया हमारा डिफेंस शील्ड था। वहाँ हिंदू शाही डायनेस्टीज का राज था। जब सेंट्रल एशिया से टर्की इन्वेडर्स ने हिंदू शाही राजाओं पर हमले किए तो उन्होंने कई बार राजपूत राजाओं से मदद मांगी। कुछ मौकों पर छोटी मोटी मदद भेजी भी गई, लेकिन कोई भी राजपूत राजा अपनी आर्मी को परमानेंटली इतने दूर नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर भेजने के लिए तैयार नहीं थे। दे लिव्ड इन अ कांस्टेंट फियर कि अगर उनकी सेना अपना बेस छोड़कर दूर चली जाती है तो इनके राइवल्स कभी भी उनके राज्य पर हमला कर देंगे। और इसी म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट के कारण भारत की सबसे स्ट्रैटेजिक बाउंड्री अनप्रोटेक्टेड रह गई। इसी सिक्योरिटी वैक्यूम का फायदा उठाया महमूद ऑफ गजनी ने। 11वीं सेंचुरी के शुरुआत में गजनी ने भारत पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार हमले किए। यहाँ एक ट्विस्ट है जो हमें अक्सर बताया नहीं जाता। गजनी भारत पर राज करने या फिर एम्पायर बनने नहीं आया था। उसका मोटिव सिंपल था, रेड, लूट एंड रिट्रीट। लूटो और वापस भागो। उसे अपने सेंट्रल एशियन एम्पायर को फंड करने के लिए सोने की जरूरत थी, और जो सोना भारत के बड़े बड़े शहरों में और मंदिरों में जैसे सोमनाथ, कनौज और थानेसर में था। बट हाउ ही इन्फिल्ट्रेटेड सो इजीली। 26 साल तक होते रहे इन रेड्स के पीछे रीजंस थे स्ट्रैटेजिक सरप्राइज और वॉरफेयर टेक्नोलॉजी। क्योंकि गजनी को भारत पर राज नहीं करना था, सिर्फ लूटना था, इसलिए वो फोर्ट्स को छोड़कर सीधे अमीर शहर और बड़े बड़े मंदिरों पर हमला करता था जहां मिलिट्री फोर्स उतनी नहीं होती थी। वो विंटर सीजन में तेज रफ्तार से आता था और पहाड़ों के रास्ते गायब हो जाता था। इस बीच राजपूत राजाओं को इकट्ठा होने का वक्त मिल भी गया तो गजनी के पास सेंट्रल एशियन हॉर्स आर्चर्स होते थे जो तीरों की बारिश कर देते थे, और वहाँ राजपूत राजाओं के पास भारी भरकम हाथी और पैदल आर्मी होती थी जो उसे बीट नहीं कर पाती थी। और फिर हमारे योद्धा धर्म युद्ध का पालन करते थे, जैसे सूर्यास्त के बाद ना लड़ना, निहत्थे पर शस्त्र नहीं चलाना। इन सब से गजनी का कोई लेना देना नहीं था। He didn't follow any rules. He only fought brutal wars and raids. गजनी के इन हमलों ने भारत को फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली तोड़ दिया। 1030 सी में उसके मौत के बाद अगले 150 सालों तक कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मौका था हमारे नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री को टाइट करने का, उसे सिक्योर करने का। इसके पहले भी भारत पर इन्वेजन्स हुए थे, जैसे 712 सी में अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर कब्जा किया था, लेकिन उसका एक्सपेंशन ज्यादा नहीं हुआ था। 738 सी में जब अरब आर्मीज ने राजस्थान और गुजरात में घुसने की कोशिश की, तब गुर्जर प्रतिहार के राजा नागभट्ट वन, चालुक्य डायनेस्टी के राजा विक्रमादित्य टू और कुछ राजाओं ने मिलकर उन्हें हराया था। तो ऐसा नहीं है कि राजपूतों के लिए एक साथ आना बहुत ही मुश्किल था, बट सैडली नो वन लर्न लेसन्स फ्रॉम इट। राजपूत क्लैंस ने गजनी के रेड्स को सिर्फ बीच बीच में होते रहे मैनमेड डिजास्टर्स की तरह ही देखा, और हमारे नॉर्थ वेस्ट बाउंड्रीज को सिक्योर करने के बजाय वो फिर से आपस में लड़ने लग गए। गजनी के छापों ने यह साबित कर दिया था कि भारत का डिफेंसिव गेट टूट चुका है, जिसके वजह से आगे चलकर 12वीं सेंचुरी के अंत में मोहम्मद घोरी जैसे इन्वेडर्स के लिए रास्ते हमेशा के लिए खुल गए। और घोरी सिर्फ लूटने नहीं बल्कि रूल करने के लिए आया था। So the question comes again, why do we need to learn history? It's for the exact same reason. जब तक हम हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स और आपसी मतभेदों में उलझे रहेंगे, तब तक एक्सटर्नल फोर्सेस हमारा फायदा उठाती रहेगी। हमारी कमजोरी हमारे तलवारों में नहीं बल्कि हमारी एकता के कमी में थी। अनफॉर्चुनेटली इतिहास के इसी गलती का एक बहुत बड़ा पैरेलल हमें आज भी देखने को मिल रहा है। जरा सोचिए, जैसे 11वीं सेंचुरी में हमने अपने नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्रीज को निग्लेक्ट किया, वैसे ही पिछले कुछ दशकों से हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स पर, खासकर वेस्ट बंगाल के रास्ते, इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन लगातार हो रहा है। आज ये सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने का केस नहीं रह गया है, ये इमिग्रेंट्स हमारे देश के लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। ये इलीगल एलिमेंट्स यहाँ आकर कैटल स्मगलिंग, ड्रग पेडलिंग, महिला और बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे डार्क एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि नकली डॉक्यूमेंट्स और फेक आइडेंटिटीज बनाकर ये हमारे डेमोग्राफिक बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं और यहाँ के पॉलिटिक्स में वोट बैंक को सीधे अफेक्ट कर रहे हैं। पास्ट में भी कुछ राजाओं ने अपने ईगो और पॉलिटिकल बेनिफिट्स के चलते भारत के बॉर्डर्स को वीक कर दिया था, और अब तक वेस्ट बंगाल, आसाम और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इस माइग्रेशन को एनकरेज किया जा रहा था। While Indian government welcomes everyone who wants to live in the country for better livelihood, we do have the right to make sure these people are not creating any nuisance, else they need to be deported. ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको इतिहास से कोई भी एक नई सीख मिली
तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अ जर्नी फ्रॉम भारत टू इंडिया इस सीरीज में आप क्या देखना चाहते हैं ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मुझे ये भी कमेंट में बताइए इतिहास के इस फेज में सच में किससे और कहां गलती हुई। और भारत पर बने ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जस्ट सब्सक्राइब टू कंट्रोल भारत।